Let's see. अब देखिए जीरो वर्क में क्या होगा, बताइए। अगर आपका ये जो पिस्टन की हमें दिख रहा है, यस सर, अगर आपने सराउंडिंग से इसको उष्मा दिया, यस सर, यदि समय एंडोथर्मिक हो गया, यस सर, मुझे इस भाषा में भी बताइए, यस सर। ये सब भी ध्यान रखो, अपडेशन में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यस सर, पूरा कांसेप्ट ना रहने का सबको नहीं बता पाओगे, आ रहा होगा नहीं बता पाओगे। तो बेटा जब सराउंडिंग से हम सिस्टम को उष्मा देंगे तो ये एंडोथर्मिक हो गया, यस सर। आप देखते ही मतलब अणुओं का तापमान बढ़ेगा, यस सर। आप बढ़ते आंतरिक यस सर। जब ये अणु जाकर बड़ी तेजी से और पिस्टन पर टकराएंगे, यस सर, अगर आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक दाब का मान बाह्य दाब से ज्यादा, यस सर, तब पिस्टन ऊपर और अब चला गया तो देखो प्रारंभिक आयतन ये ना, अब यहाँ आ गया तो अंतिम आयतन देखो, यस यस सर। तो इधर V2 इज ग्रेटर देन V1, तो बोलो dV का वैल्यू पॉजिटिव है, अतः ये लिखा है द्वारा किया अर्थात इसे हम पॉजिटिव वर्क। लेकिन अब सोचो कि अगर निकाय से ऊष्मा निकलकर हुए सिस्टम से सराउंडिंग को चली जाए, यस सर, तो बोलो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा, तब इसका पिस्टन ऊपर न जाने की बजाय नीचे जाएगा, क्योंकि अब आंतरिक ऊर्जा इसमें से निकल के बाहर जा रही है, यस सर, तो टेंपरेचर बढ़ेगा नहीं घटेगा, यस सर, घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी घटेगी, अतः अणुओं का जो गतिज ऊर्जा है, यस सर, अतः पिस्टन चला जाएगा नीचे, नीचे जाते ही आयतन घट जाएगा, यस सर, और अब V1 is greater than V2, तो जब हम यहाँ दिखाई दे रहा है, यस सर, थोड़े से V1 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, यस सर, इसलिए ये भी किया गया कार्य हुआ, यस सर, लेकिन ये नेगेटिव वर्क हो गया, यस सर। और इस वर्क में सिस्टम पे काम नहीं हो, सिस्टम द्वारा, यस सर। लेकिन अब जरा सोचो कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम हो, यस सर, दिमाग काम नहीं, यस सर, और हमने इसको उष्मा दिया, निकाय ने नहीं लिया, यस सर, अर्थात न तो निकाय से उष्मा बाहर गई, तब आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं होगी, यस सर, तब बोलो पिस्टन neither goes up nor goes down, तब बोलो पिस्टन के ऊपर जाएगा, नो सर, नीचे आएगा, नो सर, क्योंकि उष्मा लीन नहीं हो रहा, यस सर। अगर लीन नहीं होता तो ताप बढ़ता तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ती, अगर बर्फ से सराउंडिंग हो जाती तब ताप बढ़ता और आंतरिक ऊर्जा कम होती, तो जब ये ना तो ऊपर गया ना नीचे आया, तब बताओ आयतन में परिवर्तन कितना होगा, जीरो, और इस वर्ग को कहा जाता है, यस सर। उसको मैथमेटिकली प्रूव करना होगा, यस, तो we know that, the turnover PdW is equal to P, तो बोलो P, बोलो dV stand for the, यस सर, dV की जगह जीरो, और इसी में जीरो का गुणा करोगे जीरो होगा, तो बोलो dW कितना आ गया, जीरो, तो हो गया जीरो वर्ग नहीं, यस सर, यस सर, इसका मतलब किसी को भी जीरो वर्ग कहना है, राइट, यस सर, तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि उसका आयतन में वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर नहीं हो रहा है तो जीरो, अब वो कार्य वाले सिग्नल अलग कंडीशन, यस सर, वहां तो वहां बताया गया, अभी पिछले दिन में उसको रिपीट भी किया था, यस सर, तो wherever you see that
my question is concerned with the zero work. So as soon you see the phase of the system are changed or not, अगर निकाय की अवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसका मतलब आयतन जैसा तस यानी आयतन में हुआ परिवर्तन जीरो है, और जब आयतन में हुआ परिवर्तन शून्य है तब इसका मतलब कि निकाय फर्म को कार्य हुआ यानी डेल वर्ग विल बी जीरो। यस सर। अब निकाय पर काम कब होगा? जब dv का वैल्यू धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा? जब v1 इज ग्रेटर देन v2 होगा। जी नहीं, v2 इज ग्रेटर देन v1। यस आ रहा है समझ? यस सर। इसलिए मैं बार-बार मैथमेटिकल उसको रिपीट कर रहा हूँ। अब जो जितना ध्यान से सुन रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जैसा कि मैंने पूछा कि सब तैयार तो आपका तैयार है, बस ठीक है, यही हमें चाहिए। तो जब फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल वैल्यू तो पॉजिटिव वर्क है, अर्थात निकाय द्वारा कार्य है। यस सर। और उसका उल्टा यहाँ भी दे रहा है। यस सर। जब फाइनल वैल्यू लेस देन इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब आयतन में संकुचन हो गया है। यस आयतन नहीं है। यस सर। ऐसा कब हुआ होगा? जब वो एंडोथर्मिक रहा होगा। यस सर। यानी अब देखो इस सवाल का देख रहा हूँ मोड में क्या सवाल उठा रहा है। यस सर। अभी कुछ नहीं है, नेगेटिव वर्क होगा तो वह निकाय कैसा होगा? यस सर। अभी आपके समझ गया कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्योंकि इतना ऊष्मा सिस्टम से निकल पाएगा। इसलिए आपको याद रहे, मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि आपको ठंडा लगता है तो सिकुड़ के उदाहरण दिया। सब याद रखेंगे, बढ़िया से सीखेंगे तो आपके पास वो परमानेंट रहेगा। और वही बात यहाँ कह रहा हूँ। तो अब जब ना हमारा फेज में बदलाव हुआ, ना तो ये ऊपर गया ना तो नीचे गया, यानी आयतन में परिवर्तन हुआ ही नहीं। और ऐसा केवल बताओ तभी होगा ना जब दोनों बराबर कोई बड़ा ना छोटा है तब वो जीरो है। और ऐसा प्राय कहाँ फंस गई है? आइसोलेटेड में। जब सराउंडिंग से ना उष्मा तब दिस काइंड ऑफ द इंसिडेंट कैन बी सीन। यस सर। अब क्या प्रॉब्लम है? नो सर। अब पूरा वर्क समझ में आ गया? यस सर। तो अब इसी वर्क को आधार बना करके हम निकाय को 6 सिस्टम में बांटने जा रहे हैं। अब 6 सिस्टम आपको कंपटीशन के लिए, पेपर में सवाल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है? यस सर। चलिए देखते हैं कौन से 6 सिस्टम पॉसिबल है। यस सर। लेते हैं पहले चलते हैं कार्य के आधार पर कार्य के सिस्टम को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। On the base of work, on the base of work, system can be classified in following processes. In following processes. हो गया? यस सर। अब मैं एक-एक प्रोसेस उठा रहा हूँ, आप एक-एक को समझते जाइए। तो यहाँ आपको 2 बातें समझनी है। पहला कि वो प्रोसेस जो नाम दिया जा रहा है वो किस वजह से दिया जा रहा है। दूसरा
कि उस प्रोसेस में जो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है जो आप पढ़ चुके, ऊष्मा को न बनाया जा सकता है केवल एक से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। तो आपने पिछले दिन देखा कि हमने डी की ऊष्मा दिया तो वह आंतरिक ऊर्जा और वर्क में कन्वर्ट हो गई। और इससे यूनिट को लेकर हमने आपको पिछले दिन के लेक्चर में खूब ज्यादा आपका ध्यान खींचा था कि बेटा आंसर में क्या लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जब कार्य को आधार बनाकर क्लासिफाई करने जा रहे हैं तो पहले तो आपको ये देखना है ये प्रक्रम है क्या। दूसरा, अगर ऐसा प्रक्रम है तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस प्रक्रम के लिए क्या लागू किया जाएगा। और तीसरा कि इस प्रक्रम में कार्य की गणना कैसे की जाएगी। तो कितनी बात हो गई। और चौथी बात होगी वॉल्यूम को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के, और इन्हीं चारों पॉइंट्स पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइम और कंडीशन में सवाल रहेंगे। तो जो इसको सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेगा उसकी गलती नहीं होगी। और रिवर्स भी कर दीजिए कि जो इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसका पूरा हीट में इसको सवाल नहीं लगेगा। दैट्स इट। ध्यान दें, हम लोग पढ़ा अपने घर भी पढ़ रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तब मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा। और तो आप जानते हैं कि हर पढ़ाई में ये बात नहीं है। चलो कोई तो चले एक करके शुरू हो जाते हैं। पहला प्रोसेस हम ले रहे हैं। पहले प्रोसेस का नाम है समदाबी प्रक्रम। एक पढ़ते रहेंगे देखते हैं। इसे बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस होगी। अब सीख बेटा एक एक चीज को लिखते जाते हैं। पहले सिंपल से डेफिनेशन, फिर उसका तकनीकी पॉइंट सीखना है। देखो इसका नाम ही देख रहे हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर अप्लाई किया गया दाब हर परिस्थिति में समान रहेगा। अब जर्माइन करना क्या मैं बोलने जा रहा हूँ, हर परिस्थिति में समान रहेगा दाब। यदि तुम सीधे कह सकते हो कि दाब कांस्टेंट है। अब यही बात जब वाइवा चल रहा होगा तो एग्जामिनर पूछेगा कि अगर ये समदाबी प्रक्रम है तो बोलो ये किस नियम का पालन करेगा। तो गैसों का अणुगति सिद्धांत जिन बच्चों को याद है वो क्लियर हो गया दिमाग में कि ये चार्ल्स के नियम का पालन करेगा। क्योंकि आपको बायर चार्ल्स ताप के नियम पढ़ाए जाते। और जब किसी भी गैस का दाब नियत रहता है तो उसका आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इसी को चार्ल्स का नियम है। और ये आपको बहुत पहले पढ़ाया जा सकता है। तो ये मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ सवालों की बौछार है, तकनीक जिसके दिमाग में है अब वो क्वेश्चन का उतना मॉडिफाइड फॉर्म में जा सकेगा और आंसर चूज कर सकेगा। अगर उसका तारतम्य नहीं है तो उसे कुछ नहीं आना, जैसा पहले ले चुका। तो समदाबी प्रक्रम की पहले डेफिनेशन दे दिया कि ऐसा निकाय जिसके ऊपर लगाया गया बाह्य दाब हमेशा नियत रहे, ऐसे प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। ये आप बार बार पढ़ रहे हो कि मान लिया ये एक सिस्टम है। जिस सिस्टम में
रखे हुए गैस मॉलिक्यूल्स का पी वाहिदार आयतन भी और बलता T है। यस सर। अब हमने क्या किया, अब हमने इस सिस्टम को देखिए यहाँ सराउंडिंग से देखिए ऊष्मा यस सर। तो इन अणुओं के तापमान में परिवर्तन हो यस सर। जिससे इनकी आंतरिक बढ़ेगी। अब आंतरिक ऊर्जा क्या आप सब जानते हैं? यस सर। बढ़ेगी। यस सर। क्योंकि गैस की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। यस सर। अतः ये गति करके जाके हम झटका मारेंगे। यस सर। और जब झटका मारे तो जिस क्षण अंदर का दाब बाहर के दाब से ज्यादा हो जाएगा। अभी इनको ऊपर उठाना। यस सर। अब हमारा ये निकाय एक पेज से चल रही है बी। बोलो आयतन बढ़ गया कि नहीं? यस सर। अतः बोलो कार्य हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। लेकिन अभी भी देखो जब वो एक पेज में था तब भी बाहर अप्लाइड दाब पी था। यस सर। अब जब वो बी पेज में है तब भी पी ही यस सर। तो बताइए दोनों पेज में ये कांस्टेंट है। यस सर। अब परिभाषा मिलाओ तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहना चाहिए? यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो देखा जाए तो बोलो जैसे ही ताप बढ़ा है आयतन भी बढ़ गया। यस सर। तो मैंने कहा कि बेटा ये चार्ज का नियम है। यस सर। और जिन जिन बच्चों को चार्ज का नियम याद है उन्हें पता है कि यदि ताप नियम रखा जाए तो समानुपाती होता है। देखो फॉलो हो रहा है कि नहीं? यस सर। ताप बढ़ाए आयतन बढ़ गया। यस सर। कंडीशन क्लियर होगी? यस सर। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। रंगे कैसे समझावी? यस सर। अब हमने कहा था कि अगर ये समझावी है तो आपको इस पर 5-6 सवाल तैयार करना है। तो एक सवाल तो आपका पहले ही हो गया कि क्यों समझावी है। यस सर। दूसरा ये किस नियम को पालन करेगा, पता यस सर। चार्ज को पालन करेगा। यस सर। और तीसरा कि अब इसके लिए ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ क्या लगेगा। यस सर। चलो यस। इसलिए इस प्रक्रम के लिए इस हाँ बोलो बेटा कल लिखो नहीं मुंह से बोलो। इस प्रक्रम के लिए अब यहाँ देखो लिखते हैं फॉर दिस आइसोबारिक सिस्टम। हाँ बोलो तुमको मत बेटा तुम अपने पर ध्यान दो दूसरे को मत देखो कौन नहीं बोल रहा है वो तुम्हारा विषय नहीं है। तुम क्या कर रहे हो ये देखो। तो फॉर दिस यस सर। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा रखना चाहिए? यानी कि ऊष्मा यानी इस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस रूप में लागू किया जाएगा। यस सर। हाँ आ जाओ तैयारी किया। The first law of thermodynamics समझ रहे हैं कौन वही यस सर। और तुम पढ़ेंगे हो ना dq बराबर du प्लस तो देख सकते हो कि जब हम इस सिस्टम को सराउंडिंग से ऊष्मा दिए हैं तो आंतरिक ऊर्जा में भी क्या हुआ है। यस सर। और कार्य में भी हुआ है। यस सर। अब बोलो तो dq बराबर du प्लस नो सर। तो बेटा ये फार्मूला से इस पॉइंट यानी इस सिस्टम में सवाल लगाई जाएगी। यस सर। और जब उसका वर्क निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करिए। यस सर। अब कोई प्रश्न? नो सर। पक्का हो गया? यस सर। अब हमने जैसा कहा था कि ये प्रक्रम चार्ल्स के नियम को फॉलो यस सर। यस सर।
यह प्रक्रम चार्ल्स के नियम का अनुसरण करेगा। Yes. अनुसरण करेगा। This process will follow the Charles. So we know that if P is equal to constant, so V proportional to ideal temperature. Yes, sir. तुम जानते हो ideal temperature केल्विन में नहीं है? Yes, sir. अतः सेंटीग्रेड होने पर 200 Yes, sir. केल्विन में तब जाके Yes, sir. इसलिए अब हमें इसका अगर आयतन निकालना है दो कंडीशन के लिए तो बोलो P1 अपॉन P2 डिसीजन निकल जाएगा। Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम No, sir. अगर टेंपरेचर ये पता हो कि पहले इतना था अब उष्मा देने पर इतना होगी Yes, sir. तो कार्य गणना करो तो पहले आयतन निकालोगे तो ना कार्य आएगा। Yes, sir. कार्य के लिए चाहिए P डिग्री। Yes, sir. तो ऊपर वाला तो आपको पता है। Yes, sir. तो सब जानते हैं कोई मिलेगा Yes, sir. जो 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है Yes, sir. या 760 केल्विन के बराबर होता है या उसी को न्यूटन पर मीटर में 1.013 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। Yes, sir. हजार बार पढ़े नौ में तो पढ़ी यहाँ भी कई बार बताया वो तुम्हारे पास है। Yes, sir. और निकाल लोगे तो V2 आ जाएगा तो V2 में से V1 घटाओगे dV आ जाएगा। Yes, sir. तो सीधा करो तो निकाल लेंगे। Yes, sir. क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. Any doubts? No, sir. आयतनिक आइसोबैरोमेट्रिक प्रोसेस। अब बोलो समझ गए होगे डेफिनेशन? Yes, sir. चलो अब क्या होगा? आयतन नियत रखना है। अब बेटा आयतन तभी नियत रहेगा ना जब क्रिस्टल ना ऊपर से नीचे जाए। नीचे जाए। Yes, sir. अगर तुम सराउंडिंग से उष्मा दे रहे हो तो ऊपर से दाब बढ़ाओ। Yes, sir. मैंने वही याद करो तुम्हारे घर वाला कुकर Yes, sir. जो माता दाल बनाते समय Yes, sir. तो ये बताओ या तो प्रेशर लगाएंगे या इस पर मास रखकर Yes, sir. याद है ना? Yes, sir. इतना बढ़ाओ कि न तो ये ऊपर ना नीचे जाए। तब बताओ उष्मा दोगे तो सारी उष्मा खाली आंतरिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगी। Yes, sir. और चूंकि आयतन में परिवर्तन शून्य Yes, अतः कोई वर्क नहीं होगा। Yes, sir. आज की परिभाषा में कहें तो जीरो Zero होगा होगा। ना? Yes, sir. तब इसका आयतन नियत रहेगा। Yes. और तब इस प्रक्रम को कहा जाएगा समायतनीय प्रक्रम। No, sir. तो ऐसा प्रक्रम तो उसे हम सम आयतनीय प्रक्रम। तो ये तो डेफिनेशन है। अब देखा Yes. जाए इसके लिए ऊष्मागति का रूल क्या लगेगा? Yes, sir. इसलिए ऊष्मागतिकी के नियम बताइएगा। यानी यही चीज लिखना? Yes, sir. बोलो ये बताता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स। Yes, sir. अब आप बोलोगे ना एक के बराबर d plus v dw। आप कह रहे हो कि सर आयतन कांस्टेंट है। Yes, sir. यानी कि चूंकि h वॉल्यूम इज Constant। तो therefore बोलो dv will be 0। Yes, sir. जब आयतन ना बढ़ेगा ना बढ़ेगा। Zero। आयतन परिवर्तन शून्य नहीं। Yes, sir. बोलो d के बराबर du plus v into 0। खत्म हो गया। Yes, sir. d के बराबर du।
तब तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली ऊष्मा से आंतरिक के बराबर ऊर्जा में ही वृद्धि करेगी। यस सर न तो निकाय द्वारा कार्य होगा नियमशील होगा। यस सर तो जब तुम्हें सवाल इसकी मिलेगी तब तुम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये नहीं लगाओगे, थैंक यू इसी से यस सर यानी जितनी ऊष्मा दोगे वही आंतरिक ऊर्जा में खर्च करोगे। यस सर और विद्युत कार्य होगा शून्य अब बाकी का आप समझिएगा कि अगर हमको ऊष्मा लिखना है तो किलो कैलोरी में रहना चाहिए यस सर और ये रहेगा जूल में। जूल में। तो आपको पता ही यस सर कि जूल से किलो कैलोरी बनाने के लिए 4.2 से भाग तो आपको पहले ही बताया। यस सर अब कोई डाउट तो नहीं No, sir. अब सवाल मन में उठ रहा होगा कि ये किस नियम को फॉलो करेगा। यस सर तो आपको वही गैसों का Yes, sir. गति याद आ जाएगा। तो जब आयतन नियम होता है तो वह तापमान के नियम का पालन करता है। Yes, sir. जिसे जॉली नाम के साइड Yes, sir. और उसे हम जॉली का नियम भी Yes, कहते sir. हैं। तो हम लिख देंगे तो देख दिस प्रोसेस will follow the following equation। यानी तब यही लिख रहा हूँ ये प्रक्रम निम्न नियम का पालन करेगा। फॉलोइंग रूल्स कौन सा रूल्स है? तो आपको जॉली है साफ करनी यस इसके अनुसार दाब परम ताप के समानुपाती होता है। यदि आयतन तो बोल बे P1 upon P2 ओके यस सर अब आओ तीसरा लेते हैं। तो तुम देखते जाओ। अब यही मान लो कंडीशन में आ गया कि dq is equal to du, ठीक है? तो वह प्रक्रम है। अब कोई भी चार ऑप्शन दिया होगा तो बोलो ऐसा कहाँ होगा? तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पकड़ लोगे, नहीं रहेगा नहीं पकड़ोगे। इसी तरह के लिए कि सम आयतनी प्रक्रम है तो आयतन में हुआ परिवर्तन होगा तो जाहिर है कितना होगा? ये सवाल ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है। सम आयतनी प्रक्रम पालन करता है। वायल के नियम, चार्ल्स के नियम, जॉर्ज के नियम, आदर्श गैस का नियम। अभी तो ताजा ही है। ये हो गया। कंफर्म हो गया। बस समझ में आ रही है। अब अगला सवाल इसी पे पूछ दिया कि समांतरी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर बढ़ता है ताप आयतन दिखाई दे रहा है? ताप आयतन ताप तो पूछा ही है, ठीक है। और फिर अब लिख दिया कि कोई नहीं सभी सही है। तो अभी आपको सामने ही है कि जब आप ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा। तो नियम याद रहेगा तो बता नहीं। यस तो ये चीज यस अब आइए दो प्रक्रम अभी तक बताए। अब आपको तीसरा प्रक्रम बताने जा रहे हैं। समतापी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने दोनों का एक ही चित्र से काम किया, आपको बनाने हो गया था। अब देखिए समतापी प्रक्रम क्या होगा। परिभाषा से आप समझ गए कि समतापी अगर आप प्रक्रम को बदलाव कर रहे हो अवस्था में, यस सर बदलाव के बाद भी उसकी
उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब नहीं होगा अर्थात ताप नियत रहेगा, वही निकाय को कहा जाएगा। और आप इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल देखिए। पिछले हफ्ते या 2-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप खाना खाते हो तो अचानक आपको ठंडा लगता है और फिर थोड़ी देर बाद गर्म होने लगता है, लेकिन आपका शरीर का तापमान हमेशा 98.4 डिग्री और 2-4 हफ्ते पहले के लेक्चर में बताए थे कि बेटा हम जितना खाना खा रहे हैं, बताए थे कि ज्यादा में हम खाना ज्यादा क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा पैदा होती है उसका 25% ऊर्जा सिर्फ बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर कोई आदमी दिन भर सोए, रात भर सोए, तब वो उसको भूख लगेगी। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर होगा कि काम न करने से उसके सारे मेटाबॉलिक सिस्टम डाउन होने लगेंगे और जल्दी ही वो आदमी मोटापा का शिकार होकर अनेक बीमारियों से घिर जाएगा। इसीलिए आपके घर में कितना भी इलेक्ट्रिक के अप्लायंसेस हो, आपको अपनी जरूरत की हर चीज नेचुरल वे में पूरी करनी चाहिए। जैसे माताएं हैं तो घर में पोछा है, झाड़ू मारना है, बर्तन धोना है, कपड़े साफ करने, तो वो किसी इक्विपमेंट से ना करें तो वो ज्यादा दिन स्वस्थ रह जाएंगी और अच्छे से जीवन जी पाएंगी। परंतु आज हमारे घरों में वैक्यूम क्लीनर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, मिक्सी आ गई, अब ये जो जितना नेचुरल काम था वो इक्विपमेंट से कर रहे हैं। आप देख लीजिए 1-2 बच्चे की मां होने के बाद उनका शरीर बेबी हो जा रहा है, शरीर फूल जा रहा है और फिर उनको सांस की बीमारी, तो चढ़ने उठने की बीमारियां, घुटना में दर्द, कमर, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है? उसी तरह लड़का है तो लड़की को भी घर का सारा जरूरी है। जैसे गाय भैंस है तो गाय भैंस की शादी चलाना, उसको गोबर फेंकना, घर में झाड़ू मारना, अपने कपड़े स्वयं साफ कर लेना, अपने माता पिता के भी कपड़े साफ कर लेना। इतना काम करने से क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहेगा, आपकी एनर्जी का खपत हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो बचेगी वो एटीपी में जमा होगी। समय दिन जाकर वो ब्लड में फॉर्म होगी, फिर वही बदलेगी हड्डी में, वही बदलेगा मांस में, बता दो हड्डी में तब क्या होगा, जैसे से फैट जमा होगा, रक्त की जितनी वाहिनियां हैं वो सब सिकुड़ना, क्योंकि यहाँ दबाव पड़ेगा तो रक्त की वाहिनी सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अब सारी बीमारियां आना चालू हो जाएंगी। इसीलिए आपको ये करना चाहिए। उसी तरह हमने कहा था कि जब आप आते हैं स्कूल तो पैर तो छूना चाहिए, घर से माता पिता का पैर तो छू के आना चाहिए। अगर उसको आप साइंटिफिक वे में देखें तो आप जब छूते हैं तो ऐसे चांप काटते हैं, आपका हार्ट, आपका कमर की मांसपेशियां झुकती हैं, तो ये एक प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ऐसा करने से मसल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने से जो वहां जमा हुआ ग्लूकोज है वो जरित होकर एनर्जी जनरेट करता है, जिससे दबाव कम हो जाता है और ब्लड का संचार बढ़ जाता है। तो अगर इसको आप देखें तो समझ में आएगा कि हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना ज्यादा उनके पास ज्ञान था कि इको सिस्टम बनाया, पैर छुओ, ऐसे करो, एक्सेट्रा यस। तो ये अगर सोचो तो ये तुम्हारे लिए एक प्रकार की वाइटल एक्टिविटीज है, ये क्रियान्वयन है, ऐसा करके तुम अपने को फिट रख सकते हो। अब ना करो तो नहीं करोगे तो कोई आके जबरी तक रहेगा। तो अपने घर में कपड़े मत साफ करो अपने से, कोई कर रहा हो तो जो कर रहा है उसका शरीर हेल्दी होगा, तुम नहीं कर रहे तुम बीमार पड़ोगे। तो ये चीजें तुम्हें देखना है। अतः तुम्हारा शरीर आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी हमारा शरीर कैसा है,
समतापी है। जो भी ताप अगर बढ़ा तो फट से निकाल के बाहर फेंक देती है, और ताप कम बढ़ा तो अंदर से जनरेट करती है, और करके हर हाल में वो 98.4 मान बनाती है। हम लोग कैसे प्रक्रम में आते हैं? ऐसा निकाय जिसमें ताप हर समय नियत बना रहता है, नियत बना रहता है, उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। A system in which the temperature remains constant is called is called what? Isothermal system. Yes, sir. Okay. Yes. अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसे में हमें क्या करना होगा, ऊष्मागतिकी का रोल कैसे लगाना होगा, किस नियम को ये फॉलो करेगा। आई बहुत इंटरेस्टिंग देखिए यहाँ से। ये देखिए हमने एक निकाय ले लिया। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, आपके साइकिल का पंप, Yes. साइकिल का पंप यहीं से देखिए मन से हवा भरी होगी। अगर हवा भरी होगी तो जरा सुनिएगा कि क्या ऐसा होता है। बोलिए, ये रहा उसका पिस्टन, और ये देखिए हैंडल है, आप इसको दबाने जा रहे हो। तो अब ये देखो, अब हमने कर लिया कि ये हमारा कोई निकाय है, जिस निकाय के अंदर गैस भरी हुई है, जिसका आयतन V है, ताप T है, और ताप T है। अब देखो वो क्या रहा है। अब तुमने निकाय पर बाहर से दाब बढ़ाया, तो बोलो अगर निकाय की अवस्था में थी तो अब ये दब के बोलो यहाँ आ गई। यस सर। पहले दाब P था। यस सर। अब तुमने इसके दाब में स्मॉल p की वृद्धि कर दी। यस सर। यानी अब दाब कितना हो गया? P पहले से बढ़ा। यस सर। तो बताओ आयतन पहले कितना था? यस सर। अब जब दाब बढ़ाए हो तो बताओ पिस्टन नीचे गया है। यस सर। आयतन बताओ कितना सिकुड़ गया कि नहीं? यस सर। कठिन हो रहा है? नो सर। अगर ये सिकुड़ा हुआ आयतन स्मॉल भी है तो अब यहाँ बचा हुआ आयतन मतलब इसका मतलब कि अब आयतन पहले से घटा है। देखो घटा कि नहीं? यस सर। अब इकाई और जो यहाँ बिखरे हुए हैं बोलो अब वो यहाँ आ गए, हम काला वाला से ऐसे उनके हम दिखा रहे हैं। यस सर। अब बोलो ये दूसरे के और करीब आ गए। यस सर। तुम तो जानते हो कि गैस के अणुओं में प्रतिकर्षण बल है। अब इसके कारण बताओ इनका घर्षण बढ़ेगा, टकराहट बढ़ेगी। जैसे तुम लोग कुछ दिन पहले हाथ रगड़ के गरमा रहे थे, तो बताओ इनके टक्कर पड़ने से इनका ताप बढ़ेगा। चलो मान लिया कि टक्करों से इनका ताप स्मॉल टी बढ़ गया। अब बताओ इसका ताप कितना हो गया? यस सर। तो जब वो A से आ गया B पर, यानी जब वो A से B पे आया तो अब ताप B प्लस आयतन और अंदर का ताप अब न्यूटन के कूलिंग लॉ को ले, चाहे कैलोरी मापी के दोनों में कोई भी हो। बोलो ऊष्मा हमेशा अधिक से कम होता है। तो बताओ इसका पहले ताप अगर कैपिटल T था तो इसलिए था क्योंकि ये वायुमंडल के संपर्क में था, जिसे तुम यहाँ की भाषा में सराउंडिंग कहते हो।
लेकिन जब हमने प्रेशर एडजस्ट किया तो बोलो इसके अणु संकुचित हो गए, घर्षण से ताप बढ़ गया, अब इसका ताप T प्लस कैपिटल T हो गया, बाहर वाला अभी T का T है, क्योंकि ये परिवर्तन तो निकाय में ना हुआ, एटमॉस्फेयर में हुआ। तो बोलो ये अब ज्यादा है और ये कम है। तो कैलोरी माप यही कहती है। यस सर। ऊष्मा का प्रसार हमेशा ज्यादा से कम क्यों होता है? तब तक होता है जब दोनों का तापमान बराबर हो जाए। जब तक दोनों बराबर। यस। आगे बेटा कठिन तो नहीं हो? नो सर। बोल बेटा ये अंदर वाला है T प्लस स्मॉल t, बाहर वाला T, तो वह तो इतना ज्यादा है। यस सर। तो अब बोलो ये ऊष्मा अंदर से यानी सिस्टम से निकल कर तब तक जाएगी जब तक सराउंडिंग का सिस्टम बराबर हो। तो T प्लस T में जो T बढ़ा है यस सर। वो निकल के सराउंडिंग हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ ये बढ़ा तो ऐड हो गया, यस सर। निकल गया तो माइनस हो गया, अब बोलो T हो गया, नहीं हो गया, हो गया, स्मॉल T प्लस T कट गया। और अब निकाय A में था तब वो T रहा, यस सर। निकाय जब B में आया अब वो T रहा। और इसमें नाम और आयतन बदल गया। यस सर। आयतन था नहीं बता। तो कौन सा समान है। यस सर। बोलिए। यस सर। जानते? यस सर। यही चीज तुम्हारे साथ में है। यस। क्या जब तुम खाना खा लिए तुम्हारा ताप बढ़ा, यस सर। हटो बड़ा गर्म हो रहा है, यस सर। तो पंखा चला दिए, यस सर। तो अब तुम्हारी सराउंडिंग का ताप गिरा, तुम्हारा वाला ताप ज्यादा बाहर निकल गया करंट बराबर। जैसे निकल के बाहर गया यस। यदि कि अब फिर से 98.41 टेम्परेचर। यानी तुम पैसे को यस सर। जब तक ऐसा हो एकदम चकाचक हो। यस सर। इससे कम हुए तो भी गड़बड़ है, इससे ज्यादा हो तो भी गड़बड़ है। तो भी गड़बड़ है, जिसके बारे में कई बार बताया। यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। अब यही चीज देखना पंप के साथ भी है। यस सर। अब पंप को जब हवा मारते हो तो देखना जहां से हवा निकलता है वो वाला हिस्सा पहले गर्म हो जाता है। यस सर। और जब भी जाओगे मैं उसके टायर वाले की दुकान पे कहोगे हवा भर दो, भर दीजिए, तो वो कहता है ठीक है भाई भेजिए, ही लेगा है भरना, लेकिन हिसाब से भैया। तो अगर तुम जल्दी जल्दी मार रहे हो तो वो तुमको टोकेगा भी। यस सर। कितना दिन मारता पंप खराब कर पाका और लोग ना वाली हैं, वो क्यों ऐसा कहता है? तो आज जान जाओ क्यों कहता है। क्योंकि जब तुम जल्दी जल्दी मारते हो तो तुम्हारा जो पंप की बॉडी है वो बॉडी हीट हो जाती है, और जब हीट हो जाती है तब वो हवा देना बंद कर देती है। तब लोग हवा भर रहे हैं, साइकिल में हवा नहीं भरा रहा है। यस सर। तब देखना तब वो क्या करता है कि फटाक से पंप लेके पानी में डुबो देता है। यस सर। और हिस्सा नीचे ठंडा है। पूरा पंप नहीं। यस सर। और तब वो जब फिर ठंडा हो जाता है तो तालाब भरा हो जाता है। यस सर। अब मेरा दिमाग में यस सर। अगर समझ में यस सर। जब तक वो सिस्टम आइसोथर्मल बना रहा तभी तक हवा दे रहा है। यस सर। ऐसे ही जैसे तुम्हारा ताप 98.4 है तभी तक तुम मुस्कुराओगे, यस सर। तभी तक खेलोगे, तभी तक पढ़ोगे। उससे कम या ज्यादा हुआ बस फ्लैट हो जाओगे। यस सर। फ्लैट हो जाओगे या ये पड़ जाओगे बेड पे। यस सर। क्यों सर? पता है कि नहीं? यस सर। खुशी नहीं, तो ऐसा हो जाता है। यस सर। दिमाग काम कर गया? यस सर। क्योंकि जब तक आप आइसोथर्मल हो आपका वर्क चल रहा है। यस यस। अब सवाल ये है, अब यहाँ पर कंडीशन ले रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम आइसोथर्मल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो दो बातें बताने जा रहा हूँ, खोपड़ी में बैठा लो। पहला जो उसने पंप वाले ने कहा था
हवा धीरे धीरे भरना चाहिए। मतलब निकाय में जो परिवर्तन किया जा रहा है वो slowly किया जाए, धीरे धीरे किया जाए। और दूसरा कि निकाय की जो बॉडी ली जाए वह पतली ली जाए, ताकि अंदर आप बढ़ते ही हवा तुरंत सराउंडिंग तो ये दो रिस्ट्रिक्शन है, याद रखिए। आप ही नहीं करते हो, गर्मी लगती है तो कई कोटियां पहनते हो, गंजी पहन के घूमते हो, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के और सराउंडिंग के बीच में पतला लेयर रख दिया। सही है ना? हम देखेंगे जाड़ा में लोग स्वेटर पहन के आओ, बिल्कुल आओगे, लेकिन गर्मी में नहीं आओगे। गर्मी में तुम लोग ब्लेजर भी नहीं पहनोगे, आओ तब भी करोगे। Why? क्योंकि on that time your temperature is now too much in comparison to शरद। इसलिए जो तुम्हारे और हवा के बीच का बॉर्डर है, यानी ये जो अवरोधी है जिसका नाम उष्मीय चालक है, इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए आप अपने कपड़े डाल आपको पीछे पड़े हैं। वो दिन भी बताए थे कि हम ऐसे ही स्वेटर कपड़े कम पहने, तब आप अपने कपड़े को कम कर देते हो, पतला कर देते हो, ताकि शरीर के अंदर की उष्मा जल्दी से बाहर कपड़ों पहन लेते हैं तो आराम कैसा बोलते हैं हाउले, बड़ा तेज हाथ फूटेगा हाउले ना, तो हौलाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कपड़े कैसे। जो लोग साइंस पढ़े उनको पता है कि हमें सफेद कपड़े पहनने हैं, कैसा आपको पढ़ाया सफेद वस्तु उष्मा की अच्छी परावर्तक है, तो वो ज्यादा मात्रा में उष्मा को बाहर दैट इज लेकिन तुम देख लो यहाँ पर दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है, यानी ये निगेटिव हो रहा है, इसलिए du प्लस pd बराबर लिख देते हैं कि as du is less than p1, so therefore dv is equal to v2 minus p1, तो its value will be negative। पढ़ाई में तो लिखते हैं तो बोलो अब ये जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब dq is equal to du minus dv, ये बात। अब जान रहे होंगे कंडीशन में भी ये बात आ सकती है कि अगर कोई भी एक प्रक्रम dq बराबर du माइनस pdv को फॉलो कर रहा है तो कौन सा प्रक्रम होगा? और इस प्रक्रम में आयतन बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा। इसीलिए जो है आप भी गर्मी में गर्मी जब हो जाती है तो अपने से निकलती रहती है उष्मा, आपको निकालना नहीं पड़ता कि आप जाके बर्फ की सिल्ली पर बैठ जाते हो, अपने से निकलती है, यानी दैट इज द नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क जल्दी निकल जाए इसलिए तुम फैल जाओ तो उसका लगता होगा मुझे मिश्री फैल बोले थे ना कि गर्मी में फैल के मैच होते हैं, जाड़ा में सिकुड़ के मैच होता है, तो इसीलिए कहते हैं हम तो खटिया में स्पेशल लोकम हो सकता है। यस सर। आज जाड़ा में पड़ोसियों को इनविटेशन दे देते हैं हमारे। What is that? That is means this only emission will be
directly proportional to the area. Yes. Area बढ़ा देंगे तो निश्चय बढ़ेगा. Yes. यानी जल्दी उष्मा निकलेगी. सब चल गया दिमाग में? अब हम आपको बता दें ये किस नियम को फॉलो करें. आप तो पहले ही समझ गए होंगे बाय. Yes. किताब कांस्टेंट हो गया. बाय के नियम का पालन करना है. If temperature is constant, so we know that balloon is inversely proportional to pressure. यही पढ़ा है? Yes, sir. यदि ताप नियत रखा जाए तो आयतन दाब के समानुपाती होता है. देख रहे होंगे दाब बढ़ रहा है तो आयतन बढ़ रहा है. तो हो गया? Yes, sir. तो बोलो अब यहाँ पर दो कंडीशन के लिए बन जाएगा V1 माइनस V2. उल्टा चला करे उल्टा चलेगा. Yes, sir. ओके. Yes, sir. चक्रीय अब देखो चक्रीय प्रक्रम क्या होगा इस बात को. चक्रीय का मतलब भी समझ गए होंगे कि चक्र यानी जहां से चले फिर वही आना साइकिल हो जाएगी. Yes, sir. अब जैसे आगे चले. Yes, sir. देखो चक्रीय प्रोसेस में जैसे सीखो. अब यहाँ से सीखो बात समझ जाओ. बोलो वर्क. Yes, sir. तुम्हें जानकारी है 0 डिग्री पर पानी बर्फ बन जाता है. Yes, sir. और इस बर्फ बनने को हिमीकरण या फ्रीजिंग Yes, sir. आपको भी उसी दिन पहले फ्रीजिंग फ्रीजिंग Yes, sir. Yes, sir. अब ये बर्फ देख रहे हो ठोस अवस्था में. Yes, sir. अब जब तुम इसको ऊष्मा दोगे यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस. Yes, sir. तो ये पिघल करके पानी बन जाएगा. फिर कोई ऊष्मा दोगे. Yes, sir. तब ये पानी Yes. अब चलो उल्टा. अभी तक तो ऊष्मा दे रहे थे. Yes, sir. यानी बर्फ का पानी में बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस. Yes, sir. पानी का भाप में बनना Endothermic process है. अब चलो ठंडा. Yes, sir. वो ऊष्मा निकालोगे. Yes, sir. यानी एक्सोथर्मिक. तब ये भाप ठंडी होके पानी में बनेगी. और फिर इसको ठंडा करोगे. Yes, sir. देखो जहाँ से चली थी इसका मतलब कि जब कोई भी निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है. तो इस प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं. साइक्लिक प्रोसेस. Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. Any doubts? No, sir.